जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। एक नया तमाशा शुरू हो चुका है। मुसलमानों के वक्फ बोर्ड की जमीनें कब्जाने का तमाशा। आपको बता दूं कि रेलवेज और फौज के बाद सबसे ज्यादा जमीनें वक्फ बोर्ड के पास हैं। सोचिए, मुसलमानों के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होने वाली इन जमीनों पर किसका क्या बनेगा, किन किन दोस्तों में बटेंगी रूल और कानूनी पेच में उलट फेर करके कब्जा करी गई जमीनें। कुल मिलाकर 2024 के इलेक्शंस की तैयारी जोरों पर है और हिंदू मुसलमान का नया सियासी तमाशा शुरू हो चुका है। दोस्तों, बीजेपी की उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वक्फ बोर्ड की सभी प्रॉपर्टीज की जांच कराने का फैसला किया है। माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट ने उत्तर प्रदेश में सभी जिलों के कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को जांच के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। जांच करके पता लगाया जाना है कि कौन सी जमीन रूल को नजरअंदाज करते हुए वक्फ की प्रॉपर्टी के तौर पर दर्ज करी गई है। इस पूरे प्रोसेस को 8 अक्टूबर तक पूरा करने को कहा गया है। बताया जा रहा है कि इसके जरिए साल 1989 में आए एक ऑर्डर के तहत दर्ज करी गई प्रॉपर्टीज की जांच की बात कही जा रही है। 33 साल पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से जारी इस ऑर्डर में कहा गया था कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में वक्फ की प्रॉपर्टी ज्यादातर बैरन यानी अनउपजाऊ जमीन, बंजर और टीले की शक्ल की जमीन के तौर पर दर्ज करी गई है। अगर ये हकीकत में वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं तो जिन तौर पर ये इस्तेमाल हो रही हैं, मसलन कब्रिस्तान, मस्जिद या ईदगाह, तो उन्हें ऐसी ही प्रॉपर्टी के तौर पर दर्ज किया जाए। इस ऑर्डर में यह भी कहा गया था कि इस तौर पर ही ये प्रॉपर्टीज को दर्ज करके उनका डिमार्केशन यानी हदबंदी किया जाए। खैर, अब योगी सरकार का कहना है कि यह ऑर्डर रेवेन्यू कानूनों के अलावा वक्फ रेगुलेशंस के भी खिलाफ है, इसीलिए इस गवर्नमेंट ऑर्डर को रद्द कर दिया गया है। और अब इस ऑर्डर को बेस बनाकर उत्तर प्रदेश में बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में बंजर, टीले की शक्ल की जमीन के तौर पर दर्ज थी, उन्हें भी वक्फ की प्रॉपर्टी के तौर पर दर्ज कर दिया गया था। योगी सरकार अब ऐसी ही प्रॉपर्टीज की जांच कराना चाहती है। तो आपको याद दिला दूं कि इससे पहले योगी सरकार ने गैर रिकॉग्नाइज्ड मदरसों के सर्वे का भी हुक्म जारी किया था, जो अभी भी चल रहा है। खैर, अब आप इस नए सियासी तमाशे को, मतलब मुसलमानों के वक्फ बोर्ड की जमीनें कब्जाने के खेल को ठीक से समझ सकें, इसीलिए अब आपको मैं एक बेहद अहम हकीकत से रूबरू कराती हूं। दोस्तों, बहुत कम लोगों को पता होगा कि मुकेश अंबानी का 27 मंजिला घर एंटीलिया एक अनाथालय की जमीन पर बना है। यह अनाथालय वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी थी, जिसे एंटीलिया कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड ने 2002 में खरीदा था। जमीन के मालिक थे 19वीं सेंचुरी में भारत के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक सर करीम भाई इब्राहिम खोजा। खोजा ने 1895 में अनाथालय बनवाया था, जिसे करीम भाई इब्राहिम खोजा नाम का ट्रस्ट चलाता था। तो आपको बता दूं कि इस जमीन की खरीद बिक्री से जुड़ा मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में पिछले 1 दशक से चल रहा है। लेकिन जब से महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार आई है, अंबानी के वकील हरीश साल्वे काफी एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मामले की फटाफट सुनवाई करी जाए। और सबसे अहम बात यह है कि इसी बीच महाराष्ट्र सरकार ने वक्फ बोर्ड के वकीलों को बदल दिया। अब इस लेटर को देखिए। यह लेटर भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का है। उन्होंने इस लेटर में कहा है कि कोई ताकत है जो चाहती है कि भारत का अटॉर्नी जनरल इस केस में अपीयर ना हो, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक भारत का अटॉर्नी जनरल कहीं भी अपीयर हो सकता है। तो आपको याद दिला दूं कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनते ही
मुख्यमंत्री शिंदे और उप मुख्यमंत्री फडणवीस दोनों एंटीलिया गए थे। मौका या कह लें कि बहाना था गणेश उत्सव का, लेकिन डील किसी और बात की हुई थी। इसका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे पूरा सिस्टम चंद लोगों के हाथ में कठपुतली की तरह आ चुका है, जो अपने मुताबिक तमाशा चला रहे हैं। तो दोस्तों, वक्फ ऐसी ही मूवेबल या इमूवेबल यानी चल या अचल प्रॉपर्टी होती है जिसे इस्लाम में फेथ रखने वाला कोई भी शख्स अल्लाह के नाम पर मजहबी या फिलैंथ्रोपी यानी परोपकार के मकसद से दान करता है। ये प्रॉपर्टीज फिर अल्लाह की प्रॉपर्टी हो जाती है और उसके अलावा कोई दूसरा उसका मालिक नहीं हो सकता। इन प्रॉपर्टीज का मकसद सोशल वेलफेयर का होता है और उनसे मिलने वाली इनकम भी सोसाइटी के वेलफेयर में ही खर्च करी जाती है। भारत सरकार ने वक्फ प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट और रख रखाव के लिए सेंट्रल वक्फ काउंसिल का सिस्टम बनाया है। भारत में वक्फ बोर्ड 1964 में वजूद में आया था, जब सेंट्रल वक्फ काउंसिल को एस्टैब्लिश किया गया था। हालांकि इससे जुड़े कानून 1954 में ही बन गए थे। सेंट्रल वक्फ काउंसिल भारत में वक्फ की प्रॉपर्टीज की सिक्योरिटी के लिए सेंट्रल लेवल पर एक ऑटोनॉमस बॉडी है, जबकि स्टेट लेवल पर वक्फ प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट के लिए वक्फ बोर्ड है। भारत में कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं। आमतौर पर एक स्टेट में एक ही वक्फ बोर्ड है, लेकिन लखनऊ में 2 वक्फ बोर्ड हैं, शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड। वक्फ करने वाली प्रॉपर्टीज को इन्हीं बोर्डों में रजिस्टर कराया जाता है। यहां पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि वक्फ की प्रॉपर्टी 2 तरह की होती है। एक तो वो जिनमें वक्फ करने वाला शख्स अपनी औलादों का नाम डालता है। ऐसी प्रॉपर्टीज रहेंगी तो वक्फ बोर्ड के कब्जे में, लेकिन उनकी औलादें ही उसकी मुतवल्ली बनती रहेंगी। पर ये लोग इन प्रॉपर्टीज को बेच नहीं सकते हैं। अगर ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो मुस्लिम कम्युनिटी के फायदे में इस्तेमाल के लिए दान दे दी जाती है, ये प्रॉपर्टी सीधे वक्फ बोर्ड के पास आ जाती है। वक्फ बोर्ड किसी भी मज़ार को कब्जे में ले सकता है अगर वहां उर्स हो रहा है, इसीलिए लोग खुद ही ऐसी प्रॉपर्टी को बोर्ड में रजिस्टर करा देते हैं। दरअसल वक्फ की प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते हैं, लेकिन कई जगह उन्हें सस्ते दामों में बेच दिया गया है। वो इस तरह से कि प्रॉपर्टी तो वक्फ की ही रहेगी, लेकिन कब्जा उस शख्स का रहेगा जिसने उसे खरीदा है। और इस तरह की प्रॉपर्टीज की जांच भी अब योगी सरकार करेगी। मतलब अब आप पूरा खेल समझ सकते हैं। एक बार फिर से सोचें, मुकेश अंबानी के घर पर भी वक्फ की जमीन पर बनाए जाने का इल्जाम है। वैसे दोस्तों, 1998 में दिए गए एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि जो प्रॉपर्टी एक बार वक्फ की हो जाती है वो हमेशा वक्फ की ही रहती है। इसीलिए इसकी ना तो खरीद फरोख्त होती है और ना ही इसे किसी दूसरे को ट्रांसफर किया जा सकता है। और प्रॉपर्टी को वक्फ करने वाला शख्स ये तय कर सकता है कि उस प्रॉपर्टी से होने वाला फायदा किस मकसद के तहत खर्च किया जाएगा। इसके लिए वसीयत के जरिए वक्फ बोर्ड के साथ एक डील बनाई जाती है। तो दोस्तों, भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के मुताबिक देश में इस वक्त 8 लाख से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे ज्यादा करीब 2.5 लाख वक्फ प्रॉपर्टीज उत्तर प्रदेश में हैं और उसके बाद वेस्ट बंगाल का नंबर आता है। हालांकि जानकारों के मुताबिक वक्फ प्रॉपर्टीज की तादाद इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं जो कि वक्फ बोर्ड में दर्ज नहीं है। वक्फ बोर्ड का काम उसके तहत आने वाली संपत्तियों का रख रखाव करना होता है, जिसमें कब्रिस्तान, मस्जिदें, मज़ार और दान करी गई दूसरी ज़मीनें आती हैं। ज़मीनों के अलावा मूवेबल प्रॉपर्टी भी वक्फ करी जा सकती है और इन प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल मजहबी और सोशल वर्क के लिए किया जाता है। लेकिन अक्सर वक्फ की प्रॉपर्टी को कब्जा करने को लेकर बवाल होता रहा है। जानकारों के मुताबिक 1995 में हुए अमेंडमेंट से वक्फ बोर्ड को अनलिमिटेड पावर मिल गई है और स्टेट्स के वक्फ बोर्डों ने उन राइट्स का, उन अधिकारों का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पिछले दिनों तमिलनाडु में एक इंसिडेंट सामने आया था, जिसमें पूरे गांव की जमीन पर कब्जा करने को लेकर वक्फ बोर्ड ने दावा किया है। दरअसल वक्फ बोर्ड अगर किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है कि ये उसके अंदर आने वाली जमीन है, तो जमीन के मालिक को यह साबित करना पड़ता है कि उसका असली मालिक वो है, ना कि वक्फ बोर्ड।
वक्फ की प्रॉपर्टीज के गलत इस्तेमाल और अवैध खरीद फरोख्त के भी कई मामले सामने आते रहते हैं। तमाम जानकार अक्सर कहते रहे हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टीज की अगर जांच हो जाए तो यह भारत का सबसे बड़ा घोटाला साबित हो सकता है। खैर, अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर धर्मपाल सिंह का कहना है कि वक्फ प्रॉपर्टीज खुदा की संपत्ति मानी जाती हैं और इस पर कब्जा करने का हक किसी को नहीं है। उनके मुताबिक सरकार ने साफ इरादे से वक्फ प्रॉपर्टीज सर्वे कराना शुरू किया है और वक्फ प्रॉपर्टीज की पहचान करके कार्रवाई के ऑर्डर दिए गए हैं। वैसे दोस्तों, चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का मतलब तो आप समझते ही होंगे। अगर नहीं समझते हैं तो गूगल का इस्तेमाल करें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।